Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों की। तो जनजातियाँ जैसे कि आपको पता है इनको बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब्स या फिर इनको ट्राइब्स बोला जाता है। और साथ में इनको जो है कल्चर, जो इसका कल्चर है यानी कि इसकी संस्कृति, जनजाति जो संस्कृति होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पहचान है एक अनूठी पहचान के रूप में जानी जाती है जनजातीय संस्कृति। और जनजातीय लोगों को आदिवासी भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द जो है इन जातियों की प्राचीनता का बोध कराते हैं, यानी कि आदिकाल से चली आ रही जो जाति है उनको आदिवासी कहा जाता है। भारतीय संविधान में भी इनको जो है इनका प्रावधान देखने को मिलता है आदिवासियों का। और यहाँ पे इनको जो संविधान है यानी कि भारतीय संविधान में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है। इसके अलावा जनजाति जो समुदाय है उसके लोग एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी एक अलग विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट भाषा या बोली जो है भाषा या जो बोली है वो बोलते हैं। आदिकालीन धर्म, रीति और जो परंपरा है उनको वो पालन करते हैं तथा आदिकालीन सामाजिक व आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इन समुदाय की जो विशिष्ट स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए संविधान के जो अनुच्छेद है 342 की अगर बात करें, संविधान के अनुच्छेद 342 में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है जनजातियों के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे, साथ में इनसे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो चारों डायमेंशन से आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे एक जो है देखिए मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, मैप है, इसके अंतर्गत आपको बेसिक तौर पर पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो सबसे ऊपर की अगर बात करूं मैं, ये देखिए चंबल संभाग में यानी शिवपुर वाले जो भाग है उसके अंतर्गत अगर देखें तो सहारिया जनजाति आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा रीवा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ कोल जनजाति है। साथ में नीचे अगर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है शहडोल, उमरिया, कटनी वाला क्षेत्र, इसमें आपको पनिका जनजाति मिलती है। ये छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, ये जो बालाघाट वाला क्षेत्र है यहाँ बेगा जनजाति का क्षेत्र देखने को मिलता है। हमारे छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा में खास करके आपको भारिया जनजाति और पातालकोट वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है तामिया के अंतर्गत। इसके साथ में होशंगाबाद, बैतूल के अंतर्गत आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि गुजरात के आसपास और जो महाराष्ट्र और जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है इसमें देखिए झाबुआ, अलीराजपुर, धाड़, बड़वानी, इन क्षेत्रों में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में आपको भील का ही सबसे बड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति होती है। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। और भारत की अगर बात करूँ तो भारत में आपको गोंड जनजाति सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और मैप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया सारी जनजाति ऊपर देखने को मिलती है। तो ये वाला जो पूरा जो बेल्ट है ऊपर उत्तरी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे आपको सहारिया जनजाति देखने को मिलती है। उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको रीवा वाला जो क्षेत्र है यानी कि कटनी, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा, ये वाले क्षेत्र में आपको कोल जनजाति मिलती है। बेगा जनजाति की अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है देखिए जो मेकल पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास अगर देखें तो आपको बेगा जनजाति मिलती है। साथ में यहीं पे आपको जबलपुर और ये जो सिवनी है और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में आपको भारिया यानी कि जो छिंदवाड़ा में खास करके ये अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। इसके साथ ही गोंड जनजाति आपको देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र सागर संभाग है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा, ये इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको गोंड जनजाति देखने को मिलती है। कोरकू की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया हरदा है, बैतूल है, जो होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जहाँ पे आपको भील की अधिकता देखने को मिलती है। और भील से संबंधित एक जो पर्व है जिसको भगोरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी प्रतिवर्ष यहाँ पे झाबुआ में देखने को मिलता है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में आपको भील जनजाति देखने को मिलती है। तो ये एक ओवरव्यू आप ध्यान में रखिए। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो आपको बताना भील है। उत्तरी में अगर पूछा जाए तो सहारिया है। और अगर पूर्वी में पूछा जाए तो पूर्वी में अलग अलग प्रकार से। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देखना है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कोरकू और गोंड जनजाति। तो ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ यहाँ पे फैक्ट हम देख लेते हैं जनजातियों से रिलेटेड। भारतीय संविधान की अगर बात करूं मैं तो यहाँ संविधान में अनुच्छेद नंबर 341 क्या बोलता है, इसमें जो जातियां है वो अनुसूचित जातियां कहलाती है। इसमें जो मतलब सूचीबद्ध है, मतलब आर्टिकल नंबर 341 में जो वर्णित है जो जातियां, उनको क्या बोला जाता है, अनुसूचित जातियां बोला जाता है। यानी कि इनको एसटी कैटेगरी में रखा गया है, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में। और जब जनगणना हुई 2011 की तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल जो कास्ट होती है जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है,
तो इनमें जो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% देखने को मिला, यानी टोटल जो जनसंख्या थी 7, 26, 26 जो भी जनसंख्या थी उसमें से 15.6% यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, अनुसूचित जातियों की संख्या देखने को मिली। चलिए यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है और इसका आपको संख्या में निकाल कर बताना है 15.6% कितनी है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में देखने को मिलती है और न्यूनतम आपको झाबुआ में देखने को मिलती है, अनुसूचित जाति की बात की जा रही है। फिर उसके बाद प्रतिशत के आधार पर ये सबसे अधिक जो है उज्जैन में देखने को मिलती है, न्यूनतम आपको झाबुआ में। तो न्यूनतम की दृष्टि से झाबुआ दोनों ही दृष्टि से देखिए न्यूनतम है, और जो अधिकतम है उसमें एक में इंदौर है जनसंख्या की दृष्टि से, और प्रतिशत की दृष्टि से आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति आपको क्या देखने को मिलेगी, चमार है। और अन्य जातियों की अगर बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। भेड़िया अनुसूचित जाति जो है सागर जिले में रहती है, जो कि वंशानुगत रूप से वैश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी है। अब यहाँ बात करते हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की। तो यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 342, तो 41 में अनुसूचित जातियाँ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ ठीक है, अनुसूचित जातियाँ यानी कि ये शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये वाला हमने जो पढ़े हैं। और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। तो 341 में एससी और जो 342 उसमें एसटी कैटेगरी यहाँ पे शामिल की गई संविधान के अंतर्गत। जनगणना 2011 के अनुसार ये जो कुल देश की कुल आबादी का यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 8.14 है, और मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% देखने को मिलता है। इनको भी आपको संख्या में बताना है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जो है उस कहाँ देखने को मिलेंगे, धार में, और कम देखने को मिलेंगे भिंड में। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो अलीराजपुर, और कम में आपको भिंड में ही देखने को मिलेंगे। देखिए अलीराजपुर में कितना अधिक आपको अनुसूचित जनजाति देखने को मिलता है, 89%, और भिंड में आपको 0.4% देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जैसे कि अगर बात करें भील सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर गोंड है और तीसरे नंबर पर कोल है। केंद्र सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त कुल 46 यानी कि 46 जनजातियों में से 3 जनजाति यानी कि बेगा है, सहारिया है, भारिया, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। तो भारिया जैसे कि मैंने बताया था छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलती है, पातालकोट के अंतर्गत। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में है तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। इसके बाद संविधान में जो कुछ प्रावधान है उसके अनुसार अगर देखें तो इनके लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, तो यहाँ हमको देखने मिलता है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों यानी कि जो उनके इंटरेस्ट को लेकर ये जो अभिवृद्धि है, उनके विकास, प्रोत्साहन, उनकी जो है सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक उपबंधों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो इनसे संबंधित जो भी व्यवस्था है, मतलब इनके अधिकारों से संबंधित जो भी हनन हो रहा, सारी चीज़ों की व्यवस्था से संबंधित जो मेंटेन करेगा वो अधिकारी करेगा।
संसद सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1978 की अगर बात करें तो यहाँ जो बहुसदस्यीय यानी कि एक जो अधिकारी बना था उसको एक से अधिक सदस्यों का जो है ग्रुप बना दिया गया। 1987 की अगर बात करें तो इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। फिर बात करते हैं एक संविधान संशोधन हुआ किसमें, हमारे भारतीय संविधान में, जिसको बोला जाता है 89वां संविधान संशोधन, और ये जो हुआ था 2003 में। ठीक है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन से, एक तो एससी से संबंधित हो गया, एनसी एससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, और एक था एनसी एसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो ये दो भागों में बांट दिया गया और यहाँ ये प्रभावी कब से हुआ, 2004 से। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। पहला तो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि इसको बोला जाता है एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, और एक होता है एनसीएसटी। एनसीएसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग। तो पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे एनसीएससी बोला जाता है। तो आर्टिकल नंबर 338 के तहत तो ये उपलब्ध था, यानी कि इसका जो गठन है 338 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक यानी संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बोला जाता है। इस आयोग के अधिकारी का दायित्व अनुसूचित जातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान उनका निरीक्षण करना होता है। और इसमें जो होता है एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, सदस्य, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वार्षिक प्रतिवेदन ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें संविधान संशोधन हुआ तो ये देखिए 338 के अंतर्गत एक का जोड़ दिया गया है। तो आपको पता देखिए जब आर्टिकल अगर बात करें 395 टोटल मिलाकर देखने मिलेंगे संविधान में, परंतु जब संशोधन हुआ तो 465 के आसपास ये देखने को मिलते हैं अभी वर्तमान में। क्यों? क्योंकि किसी के अंतर्गत आ बा सा या का खा गा इस प्रकार जोड़ दिए गए। इंग्लिश में अगर बात करें तो ABCD नाम से इस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं। तो 338 का जो ए है या का है, इसके अंतर्गत हमको देखने मिलता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और ये संवैधानिक निकाय है ये भी। और इसके अंतर्गत भी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियों की, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ क्वेश्चन जो हल करेंगे उसके लिए। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने है भील। भील जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति, यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति इसको बोला जाता है। और भील मध्य प्रदेश की प्राचीनतम जनजातियों में से एक मानी जाती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वाला जो बेल्ट है, आप याद रखिए, यहाँ पे ये जो जिले है यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी, भील जनजाति देखने मिलेगी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद इसकी जो उपजातियाँ होती है वो भी हमको देखने को मिलेगी। उपजातियों की अगर बात करें तो बरेला है, रथियास है, भिलाला है, पटियाला, ये बहुत सारी देखने। पर्व इनके अंतर्गत भगोरिया देखने को मिलता है। हाँ, और अन्य जो पर्व है वो भी हमको देखने को मिलता है। नृत्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे नृत्य भगोरिया है, डोहा है, घूमर है, ये सभी देखने को मिलते हैं। कुछ सामाजिक विशेषता इनकी होती है। इनका जो समाज होता है पितृसत्तात्मक होता है, इन्हें पिता को अधिक महत्व दिया जाता है। संयुक्त परिवार की प्रथा चलाई जाती है। और इसके अंतर्गत गंधर्व विवाह, नियमित विवाह, हरण विवाह, ये सारे विवाह यहाँ पर प्रचलित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो जनजाति है, जो भगोरिया पर्व है, इसके अंतर्गत आप याद रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति का अगर बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति इसको बोला जाता है। गोंड शब्द का जो उद्भव है तेलुगु शब्द के कोंड से हुआ है, और इसका मतलब होता है पहाड़, यानी कि पहाड़ों पर निवास करने वाली जो जनजाति है उनको गोंड जनजाति कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मड़ई है, और मड़ई इनका जो है बहुत प्रचलित मेला माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो जनजाति है इसमें विवाह की अनेक प्रथाएं प्रचलित है, जैसे हरण विवाह इसके अंतर्गत भी है, विधवा विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, ये सभी विवाह इसके अंतर्गत प्रचलित है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो कृषि और अन्य जो चीज़ें हैं उनसे अपना ये जीवन यापन निर्वाह करते हैं। साथ में अगर देखें तो इनके अंतर्गत जो है हमको कुछ व्यक्ति मतलब कुछ जनजाति और देखने को मिलती है, जैसे कि अगरिया है जो कि लोहे का काम करते हैं, प्रधान है पुजारी का काम करते हैं, कोयला होता है ये नाचने गाने का काम करते हैं, ओझा पंडिताई तांत्रिक का जो है काम करते हैं, सोलहास जो होते हैं बढ़ईगिरी का काम करते हैं। तो ये सभी देखने को मिलते हैं आपको गोंड जनजाति के अंतर्गत। तीसरे नंबर पर है बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति की अगर बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश यानी झारखंड है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की आदिम एवं प्रमुख जनजातियों में से एक मानी जाती है। इस समुदाय के लोग स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं। बेगांव में मुंडा जनजाति जो है उसकी विशेषता देखने को मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही भौगोलिक वितरण की अगर बात करें तो आपको बेगा जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी, बेगा जनजाति ये देखने को मिलेगी। गोंड जनजाति भी आप याद रखिए, गोंड जनजाति भी आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगी ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, पिछले मैप में हमने देखे थे।
तो ये बेगा जनजाति आप देख सकते हैं, मंडला है, बालाघाट है और अन्य जो क्षेत्र है इधर का यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोल जनजाति की। तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के बिंद कैमूर, यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए ये जो रीवा वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको कोल जनजाति देखने को मिलती है और ये रीवा क्षेत्र को अपनी रियासत बताते हैं। कोल मुंडा समूह की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। सामाजिक रूप से अगर देखें तो पितृसत्तात्मक जनजाति इनको माना जाता है, यानी कि पिता को अधिक महत्व दिया जाएगा। आर्थिक जो विशेषता है वो अधिकांश रूप से अपना जीवन यापन कृषि श्रमिक के रूप में ये कार्य करते हैं। पशुपालन भी इनका जो है प्रमुख रूप से जीविका के लिए प्रमुख साधन माना जाता है। सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो ये नृत्य प्रिय होते हैं, यानी कि नृत्य जो है अलग अलग प्रकार की नृत्य मुद्राएं हस्तचालन के लिए विशेष प्रसिद्ध रूप से माने जाते हैं। भौगोलिक रूप से कोल जनजाति जो है ये वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं, शारीरिक रूप से ये जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के होते हैं, अधिक मेहनती रूप से होते हैं। इसके अलावा भारिया जनजाति की अगर बात करूँ, भारिया आपको देखने मिलेगी छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, छिंदवाड़ा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा पातालकोट में ये जनजाति देखने को मिलती है और द्रविड़ियन परिवार की प्रमुख जनजाति इनको माना जाता है। पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको। भारिया जनजाति का विस्तार जो है मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जबलपुर आदि जिलों में, मतलब खास करके अगर देखें छिंदवाड़ा के तामिया जिले में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारिया जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है रूढ़िवादी रूप से ये माने जाते हैं। इसके साथ ही हम देखें सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत ये जो है अलग अलग प्रकार के जो सेतम है, सेला है, कर्मा है, इनके प्रमुख नृत्य होते हैं। जड़ी बूटियां बेचकर जो वन की उपज है इनका संग्रह करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी कुछ उपजातियां होती है जैसे कि भूमिया है, पंडा है, भुईहार है, ये सभी जो है इसकी कुछ प्रमुख उपजातियां होती है। और यहाँ पे प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो कर्मा है, भड़म है, सेला है, ये सभी इनके प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। फिर लास्ट हम देखें यहाँ पे इसमें तो और है हमारे पास में सहारिया देख लेते हैं हम। सहारिया जनजाति आपको कहाँ देखने मिलेगी? उत्तरी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुरैना है, भिंड, ग्वालियर, मुख्य रूप से श्योपुर में अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें तो सहारिया समाज के प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया पटेल यहाँ पे कहलाता है। और सांस्कृतिक विशेषताओं की अगर बात करें कला और सांस्कृतिक दृष्टि से सहारिया काफ़ी अधिक संपन्न जो है जनजाति मानी जाती है। आर्थिक विशेषताओं में ये जो है परंपरागत रूप से काम धंधे, मजदूरी, कृषि और जो वन की उपज होती है उनसे अपना जीविका का जो है जीविका यापन करते हैं। साथ में हम देखें तो पारधी हमको देखने को मिलती है। पारधी जनजाति जो है एक मराठी शब्द पारत का तद्भव रूप है और जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार, यानी कि शिकार करने वाली जो जनजाति उनको पारधी जनजाति यहाँ पे कहा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो है भेद माने जाते हैं। गोसाई पारधी होती है, चीता पारधी, भील पारधी, लंगोटी पारधी, बंदर वाला जो पारधी, अलग अलग प्रकार के पारधी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर देखते हैं अगरिया। अगरिया जो है गोंड जनजाति के एक अलग रूप है, यानी कि अगरिया जनजाति मुख्य रूप से गोंड जनजाति वाले क्षेत्रों में ही निवास करते हैं जो कि लोहार का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से। इसके साथ ही हमको देखने को मिलता है कौन सी नेक्स्ट जनजाति हमारे सामने खेरवार देखने को मिलती है। और खेरवार से क्या आपको निकल कर आ रहा है, यानी कि मुंडा जनजाति समुदाय की एक प्रमुख जनजाति खेरवार है और राज्य के जो है बिंद क्षेत्र यानी कि जो मंडला वाला क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये जो है कत्था निकालने वाली जनजाति कहा जाता है। इनको कत्था निकालने वाली जनजाति क्या कहलाई जाएगी? खेरवार जनजाति कहलाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पनिका और ये द्रविड़ समुदाय की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में पान्ने के जो है नाम से भी जानी जाती है। इस जनजाति के लोग प्रमुख रूप से विंध्य क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं बंजारा। और बंजारा जनजाति की अगर बात करें तो भारत की प्राचीनतम जनजाति इनको माना जाता है। प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि निमाड़ है, मालवा है, मंडला है आदि क्षेत्र में यह स्थायी रूप से निवास करने वाली जनजाति मानी जाती है। इसके साथ ही एक और हमको देखने को मिलती है कोरकू जनजाति। और कोरकू जो है प्रमुख रूप से प्रमुख जनजाति है मतलब मध्य प्रदेश की। और यह जनजाति जो है हम देखें तो नीचे की तरफ यानी कि बैतूल, हरदा और जो होशंगाबाद वाला बेल्ट है यहाँ पे आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्र आपको छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा कुछ ओवरव्यू हो गया जनजातियों का। अब यहाँ जैसे बात करें हम तो देखिए नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है आदिवासी समाज का संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए जो मध्य प्रदेश है उनके द्वारा। तो आदिवासी कला, संगीत, नृत्य और अन्य जो रचना धर्मी है शैलियों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ प्रयास किए जैसे कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। तो लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई? 1980 में। और उद्देश्य क्या था इसका? लोक संगीत, लोक नृत्य एवं जो नाट्य आदिवासी साहित्य है उनको संरक्षण देना, उनके विकास एवं प्रोत्साहन हेतु जो है संभव प्रयास करना। भारत भवन भी देखने को मिलता है जो कि भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो भोपाल में आदिवासी लोक कला तथा उनके द्वारा तैयार कला के नमूने के संग्रहालय यहाँ पे देखने को मिलता है।
कुछ पुरस्कार है आदिवासियों से संबंधित, देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं, जैसे कि पहला है शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार। इसके अंतर्गत यह पुरस्कार जो है 3 लाख रुपए का है, जो कि आदिवासी कला के सृजन के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार पहली बार 2008 में दिया गया था। यहाँ देखिए इसके लिए मेघालय के किन्नकॉम सिंह को यह चुना गया था पहली बार। देवी अहिल्याबाई सम्मान है, ये भी आदिवासी से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा जो है वर्ष 1996-97 से यह राष्ट्रीय सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला जो कलाकार है उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, और 2 लाख रुपए नगद, साथ में कुछ जो है उपहार यानी प्रशस्ति पत्र, पट्टिका, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। प्रथम देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है तीजन बाई पंडवानी को दिया गया था, पंडवानी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमको एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि प्रमुख जनजातीय नृत्य देख लेते हैं। जैसे कि भील का जो प्रमुख जनजातीय नृत्य है वो भगोरिया है, डोहा है, भड़वा, जो है घूमर है, गौरी है। बेगा की अगर बात करें तो बिल्मा, कर्मा, परधोनी, सेला। भारिया की बात करें तो भड़म, कर्मा, सेतम है। गोंड में देखिए सबसे अधिक नृत्य देखने को मिलेंगे, जैसे गोंडी है, सेला है, सुआ, कर्मा, बिरछा, भड़ोनी, इसके अलावा कहरवा, रीना, गाछो, ये सभी देखने को मिलेंगे जनजातीय नृत्य। बंजारी की अगर बात करें तो ये गरबा यहाँ देखने को मिलेगा। कोरकू में, चटकोरा, मुड़िया में, छेरता और गौर, ये कुछ प्रमुख नृत्य है जो कि क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ पे, तो इनको आप याद रखिए। तो ये तो कुछ ओवरव्यू हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि जनजातियों से रिलेटेड है और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न है, तो आप जो है कुछ क्वेश्चन अपने मन से बनाकर उसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहली तो आपको मिलेगा भील, परंतु दूसरी आपको मिलेगी गोंड। तो राइट आंसर हमारा क्या है? आ नंबर, यानी कि गोंड जनजाति। उसके अलावा दूध लौटावा जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित है, यानी कि जो जनजातियाँ होती है जनजातियों में विवाह से संबंधित ये प्रथा है। तो ये किससे संबंधित है? ये गोंड से संबंधित। तो यहाँ देख सकते हैं मतलब जो लड़का होता है और जो होता है और उसकी मतलब एक प्रकार से जैसे एक व्यक्ति है उसकी बहन है उसकी लड़की से, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उसमें भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की के साथ मतलब यहाँ पे विवाह का प्रचलन है, तो इसी को यहाँ पे दूध लौटावा कहा जाता है। तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो गुजरात वाले क्षेत्र में मैंने बताया था मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला क्षेत्र आपको भील जनजातियों से भरा पड़ा देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे भील देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह जो है अधिक प्रचलित है? तो अपहरण विवाह जैसे कि मैंने अभी बताया था भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे अपहरण विवाह अधिक प्रचलित माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आपको मुख्य रूप से बेगा जनजाति देखने को मिलेगी। उसके साथ ही नेक्स्ट बेगाओं के द्वारा की जाने वाली जो कृषि उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो है बेवार नाम से जो है कृषि की जाती है। किसके द्वारा? बेगाओं के द्वारा, बेगा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की भारी जनजाति के साथ जो है किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है? तो आप देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भारिया है, भारिया आपको मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले में देखने मिले। छिंदवाड़ा में भी आपको तामिया के अंतर्गत पातालकोट। तो ये हमारा जो है पहला नंबर यानी कि पातालकोट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए जरावा तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हो भी नहीं है, संथाल भी नहीं है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भील यानी सबसे बड़ी जनजाति यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखें तो देखिए ये झाबुआ के अंतर्गत जो जिले है उसमें निवास करती है। जारवा की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंतर्गत यहाँ पाई जाती है। हो तथा संथाल जनजाति बिहार मध्य प्रदेश के जो भारत के अंतर्गत एक राज्य है बिहार, यहाँ पे देखने को मिलती है हो और संथाल। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में देखने को मिलती है मुख्य रूप से? तो यहाँ देखिए दक्षिणी रूप से अगर देखें हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलती है? कोरकू जनजाति। तो ये दक्षिणी जिले यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति का निवास स्थान। तो सहारिया जनजाति मैंने बताया था ऊपरी क्षेत्र यानी कि जो श्योपुर और जो मुरैना वाला क्षेत्र है यानी कि चंबल संभाग है वहाँ पे आपको देखने मिलेगी, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में ये देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। कोल जनजाति की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये पूर्वी क्षेत्र यानी रीवा, सीधी, सतना ये वाले क्षेत्र में कोल जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में। पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे भी निवास करती है। रायसेन उसके पास में, सीहोर, ये सभी जो आसपास वाला क्षेत्र है भोपाल के आसपास यहाँ पे निवास करती है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो हलवा जनजाति आपको बालाघाट जो है इस क्षेत्र में पाई जाती है। और बालाघाट जो है 2 राज्यों को टच करता है, 2 राज्यों की सीमा को, मतलब 2 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा को टच करता है आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है, तो कबीरपंथी कौन सी है, ये पनिका जनजाति जो है ये कबीरपंथी जनजाति यहाँ पे मानी जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, तो ये कोल जो है, कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको गोहिया यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट है आदिवासी एवं हरिजन जो कल्याण विभाग है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1965 सन 1965 में इसकी स्थापना की गई, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो बेगा पुस्तक के रचयिता आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का जो पर्व है मनाया जाता है, तो ये भी आप जो है इसका जो है आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सर्च करके, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है किस भाषा परिवार की है, तो ये जो है द्रविड़ियन, जैसे कि मैंने अभी बताया था। निम्न में से किस जनजाति में पढ़ियार और भूमिका को अति सम्मान दिया जाता है, तो ये जो कोरकू जनजाति है इसमें जो है पढ़ियार और भूमिका को अधिक सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे मनुष्यों का समूह माना जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कोरकू जनजाति मुंडा एवं कोलेरियन जाति की प्रशाखा है और कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्य का समूह। कोरकू चिन्ह जो है टोटम से बंधा हुआ तथा इनमें जो है समगोत्री विवाह को वर्जित किया जाता है। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है, सही को बताना है। तो सही देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसका क्षेत्र जो है 79 यानी कि 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई यहाँ देखने को मिलती है। पातालकोट में भारिया जनजाति बिल्कुल सही है। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, तो ये तीनों जो फैक्ट है यहाँ पे सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। कोयला भूतीस जो कहलाते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए इनको बोला जाता है नाचने वाले गोंड, ये जो है गोंड जनजाति के ही लोग हैं, तो इनको कोयला भूतीस यहाँ पे कहा जाता है। लकड़बग्गा एवं जिंदवा जो है किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य माने जाते हैं, तो ये जो बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ पे माना जाता है, बघेलखंड जो है ये जो क्षेत्र है मतलब कैम जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है उसके ऊपर वाला आसपास वाला क्षेत्र है माना जाता है बघेलखंड। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है, तो ये देखिए भील है, ठीक है, ये तो हमने पहले देख ली। ये तीनों जनजाति जारवा आपको कहाँ मिलेगी, अंडमान निकोबार में, हो और संथाल आपको बिहार में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश किस में पहला स्थान रखता है, तो ये देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का ही देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक माना जाता है, तो देखिए झाबुआ में जो है जनजातियों की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत माना जाता है एसटी, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यहाँ देखिए गंजन सिंह कोरकू इनके द्वारा है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी जंगल सत्याग्रह में। इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ था, तो ये जो है झाबुआ जिले में कांतिलाल भूरिया का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखें तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जनजाति व्यक्तित्व को आदिवासियों ने आदिवासी देवता की तरह मानते हैं, तो ये टंटिया भील जो पर्सन है इनको देवता की तरह पूजा जाता है आदिवासियों में। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो ये भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। रानी दुर्गावती संबंधित है, तो रानी दुर्गावती जबलपुर वाले क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद 1960 की अगर 1960 नहीं 1660 में उड़ान सिंह ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की थी, तो ये जो है सागर जो क्षेत्र है उसकी स्थापना की थी उड़ान सिंह के द्वारा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे संबंधित, जनजातियों से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ हमने देखे जनजातियों से संबंधित कुछ ओवरव्यू और उनकी संस्कृति से संबंधित। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में उत्तर लेखन जो कि मेंस से रिलेटेड है, तो मेंस की तैयारी आपकी कंप्लीट वहाँ पे की जाएगी। और जो चर्चा परिचर्चा ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमसे जो है कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सके। तो चलिए इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और
फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी अपन का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का एक क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।